तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं कल मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था 2023 के कला एवं संस्कृति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज हम लोग करेंगे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जिनको डिटेल्स में इनका जो आंसर है उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? अशोक के फूल। तो अशोक के प्रमुख, फिर वह स्थान तो अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है धौली। धौली कहाँ? उड़ीसा। फिर एररगुडी, ये आंध्र प्रदेश। जगौड़ मध्य प्रदेश। कालसी कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल 3 युग्म, केवल 2 युग्म, या सभी? मतलब इनमें से कौन अपने अपने जिस स्थान पे सही है ये हमें देखना है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, इसमें हमें आंसर पता चल सके, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है हमारा बी, केवल 2 युग्म सही हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। धौली उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। मतलब धौली देखो जो है वो सही निकल के। धौली कहाँ पे? धौली का क्या था? उड़ीसा है। तो यहाँ पे देखो पहले दे दिया कि धौली का उड़ीसा का महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। पहले ही पता चल गया, पहले से पता चल गया कि ये सही होगा कि धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इनके प्राचीनतम का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगाया। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से यहाँ एक स्थान है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। मतलब जो पहला युग्म है वो आपका सही है, कि यहीं से कंफर्म हो चुका है। फिर सन 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में गूटी पथिकोंड रोड पर एरीडुडी के पास अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया। अतः युग्म 2 ही सुमेलित है। तो ये 2 हैं, ये दोनों सही निकल गए, पहले और दूसरे युग्म जो थे। अब तीसरे पे देखते हैं तीसरा वाला सही है कि नहीं है। तो शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक 269 और 231 ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण संपदाओं में से एक थे, जिनमें वृहद और छोटे शिलालेख शामिल हैं। फिर देखते हैं, जगौड़ा एक प्राचीन किला है जो कालिंग प्रांत के मौर्य गढ़वाली राजधानी के रूप में कार्य करता है। जगौड़ा उड़ीसा के गंजम जिले के बहरापुर और पुरुषोत्तम शहरों में से के निकट स्थित है। जगौड़ा उड़ीसा के एक अन्य स्थान है। तो जगौड़ा वाला जो था मध्य प्रदेश दिया गया था वो हट जाएगा क्योंकि वो उड़ीसा में है, ठीक है। उसका एक उड़ीसा में एक अन्य स्थान है जहां अशोक और बृहद शिलालेख मौजूद हैं। इसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता। अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। जो युग्म 3 है वो सही नहीं है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक के मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया गया। कालसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बर्फ जोन में स्थित है। युग्म 4 भी सुमेलित नहीं है। मतलब देखो धौली कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। और एरगुडी जो है वो आंध्र प्रदेश में। ये दोनों सही थे और ये दोनों युग्म जो थे वो गलत थे, ठीक है। तो केवल 2 युग्म जो है वो वाला आंसर सही था। चलो अब अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये ए है। बी क्या है? वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। सी क्या है? संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जुदाई ताकतों में असंगत बताया गया है। अब देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। व्याख्या करते हैं इसकी, थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। संगम साहित्य के रूप में जानी जाने वाली कविताओं का संग्रह है जहां 6 शताब्दियों में से लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में निर्मित किया गया था।
तो इसमें इन्होंने संदर्भ बताया था, बट यहाँ तो कविताओं की बात चलने लग गई। ये कृतियाँ आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत में भूमध्य सागरी, पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार के संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। आरंभिक भारतीय साहित्य में संगमकालीन लेखन संभवतः अद्वितीय है, जो लगभग पूरी तरह से धार्मिक। इसकी कविताएं दो मुख्य विषयों से संबंधित हैं। पहले 5 संगम प्रेम अकम पर आधारित है, जो अगले 2 संग्रह वीरतापुरम पर आधारित है, जिसमें राजाओं की प्रशंसा और उनके द्वारा किए गए कार्य शामिल हैं। कई कविताएं विशेष रूप से वीरता, योद्धा नैतिकता से संबंधित हैं, ऊर्जावान उत्साह प्रदर्शित करती हैं तथा भारत के अन्य प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य की भी तुलना साहित्यिक अतिशयोक्ति के पूरी तरह से मुक्त है। नायकों और संरक्षकों की प्रशंसा वाला वाद्य साहित्य होने के कारण समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में इसकी चिंता स्वाभाविक थी। संगम साहित्य से पवित्र था। यह जुदाई शक्तियों में विश्वास जताया गया, जिसे अनूक कहा जाता है। संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पादन नहीं है, ना ही इसे किसी शासक या अभिजात वर्ग द्वारा दरबारी साहित्य के रूप में प्रयोजित किया गया था। लगभग 600 वर्षों की लंबी अवधि में विभिन्न समय बिंदुओं पर रचित एवं विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों, राजकुमारों, सरदारों, किसानों और व्यापारियों, कुम्हारों, लोहारों, बढ़इयों और ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध धर्म द्वारा लिखित कविताएं विषम सामाजिक रूप से संबंधित हैं। अतः वर्ण सामाजिक वर्गीकरण ज्ञाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी हमारा दिया था कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कविताओं का ज्ञाता था, तो ये वाला जो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब? तो देखते हैं आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल के दौरान मुस्लिम और बुद्धिजीवियों ने सह अस्तित्व, संवाद और एक दूसरे में निकटवर्ती उपस्थिति को समझा। उसी समय अनुवाद टीम के प्रयासों के परिणाम संस्कृत लघु योग विहसिह को फारसी योग वशिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने में महानगरीय झंडों, फारसी दरबारों संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान के साथ एक संश्लेषित करना था। सबसे पहले इन अनुवादों को सम्राट जहांगीर द्वारा व्यक्तिगत के रूप में अधिकृत किया गया, जिसे योगा वशिष्ठ के रूप में जाना जाता था। इसे 1597 ईस्वी में 3 सहयोगी अनुवादकों को टीम द्वारा पूरा किया गया, जहां मुस्लिम दरबार के विद्वान निजामुद्दीन पानीपती और हिंदुओं में पंडित जगन्नाथ मिश्र बनारसी और तथा पठान मिश्र जाजीपुरी शामिल थे। अतः विकल्प 1 सही है। तो विकल्प 1 में है अकबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज का आसन मुद्रा के विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्चतम साधन भक्ति था। बी, वेद शाश्वत आत्मा प्रतिष्ठा एवं पूर्णता
प्रामाणिक है। सी तर्क संगत युक्तियों सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। डी ध्यान से माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। थोड़ी इसके डिटेल से पढ़ लेते हैं फिर आगे बता दें इसके आंसर के बारे में। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि के भक्त उनके साथ एकाकार होने पर परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज की विशिष्ट तदैता के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परावर्ती काल से उत्तरी भारत में विकसित हुआ था। विकल्प एक सही है। तो विकल्प एक क्या है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्चतम साधन भक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वरेलावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सार्कटिक हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबुरानी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण द्वारा की गई थी। देखो करंट अफेयर से भी कितने ज़्यादा टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं, वो भी कला एवं संस्कृति में भी। तो जो भी नई चीज़ें हो रही, कोई नई जगह का वो हो रहा है, कोई नई चीज़ मिल रही है, तो उससे जुड़े लोगों के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ो। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितने ज़्यादा डीप से लिए जाते हैं, क्या क्या पॉइंट लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है क्या कि केवल नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। केवल 1 या 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है। इन ऑप्शन जो उन्होंने दिए थे सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन से सही हैं, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उन लोगों को पता चलेगा भी। देखिए ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में, कहाँ पे? गुजरात राज्य में मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी में अरब सागर के तट पर स्थित है। श्री सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, अतः कथन 1 सही है। जो कथन 1 सही है क्या था कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंगिक देव मंदिरों में से एक है, तो ये कथन 1 जो हमारा है वो सही था। इसका उल्लेख अब यात्री अलबुरानी ने अपने यात्रा में किया था, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अपने 5000 सैनिक के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया, उसकी संपत्ति लूटी थी, साथ ही मंदिर को पूरी तरह से नष्ट किया था। कथन 2 भी सही है कि मैं इसको बोल क्यों नहीं पा रही थी, अलबुरानी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। तो कथन जो 2 है वो भी सही है, मतलब कथन 1 और 2 अभी तक सही हो चुके हैं। फिर देखते हैं, प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि पहली बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिरों की स्थापना वैश्वस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को किया गया था। 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल ने संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 11 मई 1951 में भारत को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मौजूद प्राण प्रतिष्ठा की थी, तथा कथन 3 सही नहीं है। तो देखो कथन 1 और 2 सही है, तो 1 और 3 नहीं सही है, 2 और 3 नहीं सही है, 1, 2, 3 नहीं सही है, तो केवल कथन 1 और 2 सही थे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए।
नेतृत्व प्रकरण, फिर परिविष्टित प्रवचन, फिर अवदान शतक, फिर त्रिशलिष्टित लक्षण महापुराण। तो उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? 1 और 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 3, 2, 3 और 4। तो व्याख्या पढ़ते हैं कि नैतिक प्रकरण और पौराणिक बौद्ध ग्रंथ, जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुदाक निकाय में शामिल किया गया था। तो परिविष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित 12वीं शताब्दी में संस्कृत महाकाव्य है, जो प्रारंभिक जैन शिक्षकों के ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। अवदान शतक 100 बौद्ध किंवदंतियों को संस्कृत में संकलन है, जो लगभग एक ही समय से संबंधित है। त्रिशा विशिष्ट लक्षण महापुराण एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिनसेना के राष्ट्रकूट के शासन के दौरान की गई थी। अतः संकल्प बी सही है। संकल्प बी क्या है? केवल 2 और 4। तो आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 2022 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए? आर्यदेव, तो आर्यदेव को जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमिलित हैं? कोई भी युग्म सही नहीं है, केवल एक युग्म सही है, केवल 3 युग्म, केवल 2 युग्म। तो कौन सा सही है देखते हैं। आर्यदेव महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के शिष्य और माध्य दार्शनिक थे। तो देखो, इन्होंने आर्यदेव को किससे जोड़ दिया है? बौद्ध धर्म से। इन्होंने जैन बताया था, तो पहला गलत हो गया। फिर दिग्नाज भारतीय बौद्ध धर्म के विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापक में से एक थे। और श्री रंगनाथ मुनि, जिन्होंने लोकप्रिय रूप में श्रीमन नाथ मुनि 823 सी और 991 सी, ये ईस्वी था, के नाम से जाना जाता है। एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने नलईयर द्रव्य प्रबंधम को एकत्र और संकलित किया था। अतः केवल युग्म 2 और 3 सही सुमिलित हैं, पहला युग्म गलत सुमिलित है। तो मतलब द्विगनाज जो है वो बौद्ध विद्वान थे और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। तो ये 7 क्वेश्चन थे जो हमारे 2022 में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही सीरीज़ में आगे चलते रहेगा। आपको सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लग रही है इन सब चीज़ों में, क्योंकि हिंदी वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होती है, इससे ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश।